हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने फुटवेयर सेगमेंट के दो बड़े प्लेयर्स रिलैक्सो और बाटा की कंपैरेटिव एनालिसिस की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है। आज की वीडियो में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बैंकिंग इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज मार्केट प्लेयर्स के स्टॉक्स की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है और इन सारे सेक्टर्स की एनालिसिस एक एक करके देखने से आपको कई यूजफुल इनपुट्स भी मिलेंगे अपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए। अगर आपके किसी भी सेक्टर या स्टॉक की सजेशन है तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में हम उन सेक्टर्स या स्टॉक्स को धीरे धीरे अपनी एनालिसिस में शामिल कर पाएं। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही हर वीक कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज और टॉपिक्स के डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि इन सारे बैंकिंग के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को हम किन किन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पे चेक करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे किन किन पैरामीटर्स पे। तो जैसा आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसिडर किया गया है। स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उन पे भी खास ध्यान दिया गया है, जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कासा रेशियो, ग्रॉस एनपीएस, इन सभी की बात हमने की हुई है। तो इन सभी पैरामीटर्स को मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस भी करता जाऊंगा बहुत ब्रीफली, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि इन सारे पैरामीटर्स को क्यों लिया गया है, इनको क्यों कंसिडर किया गया है और ये सारे पैरामीटर्स फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। जितनी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है किसी भी स्टॉक की, किसी भी कंपनी की, तो वो ये दिखाता है कि वो कंपनी अपनी सेक्टर में कितनी बड़ी मार्केट प्लेयर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट वही वैल्यूएशन देती है जो वो डिजर्व करती है कंपनी, जो वो स्टॉक डिजर्व करता है। तो जितनी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन, उतना बड़ा एडवांटेज उस कंपनी को, उतनी बड़ी मार्केट शेयर होती है, उतनी बड़ी मार्केट में ग्रिप होती है उस कंपनी की, उस स्टॉक की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई और फाइनली एक्सिस बैंक का नंबर आता है। तो उसी हिसाब से इनको रैंक दी हुई है 1 to 5, उसी हिसाब से इनको स्कोर दी गई है। जिनकी रैंक 1 है उनको 5 नंबर दी गई है, क्योंकि 5 स्टॉक्स की हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे लास्ट रैंक पे आता है, 5th रैंक जिसकी आती है उसको 1 स्कोर दिया जाता है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे स्कोरिंग देख सकते हैं सारे स्टॉक्स की। अगली बात करें कि लोन एडवांसेस की साइज कितनी है, लोन बुक की साइज कितनी है, किस बैंक के पास कितना बड़ा लोन बुक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन बुक साइज में एसबीआई से बड़ा कोई बैंक है ही नहीं। सबसे बड़ी बैंक इंडिया के अंदर, अगर लोन एडवांसेस की बात करें, लोन बुक साइज पे बात करें, तो सबसे बड़ी बैंक बाय ए ह्यूज मार्जिन एसबीआई है। तो उसको फर्स्ट रैंक दी जाती है और उसकी स्कोर है 5। सेकेंड रैंक एचडीएफसी बैंक की आती है। प्राइवेट बैंक्स में अगर कंपेयर करें तो सबसे बड़ी लोन बुक साइज एचडीएफसी बैंक की है, तो उसको सेकेंड रैंक दी जाती है और उसकी स्कोर है 4। उसके बाद नंबर आता है आईसीआईसीआई बैंक का, फिर एक्सिस बैंक, और सबसे स्मॉल साइज बैंक इन टर्म्स ऑफ लोन एडवांसेस, लोन बुक, इन सभी बैंक्स में सबसे छोटा बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, उसकी 5th रैंक आती है और उसको स्कोर 1 दिया जाता है। फिर एफवाई प्रॉफिट, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में पूरी एक साल की प्रॉफिट की अगर बात करें, और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हो रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली बैंक इन सभी पांचों बैंक में सबसे बड़ी प्रॉफिट कमाने वाली बैंक है एचडीएफसी बैंक। तो उसको फर्स्ट रैंक दी जाती है और उसका स्कोर है 5। और सबसे लास्ट रैंक आती है एक्सिस बैंक की, उसको 5th रैंक दी जाती है और उसका स्कोर है 1। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने जब रेवेन्यू की बात की थी, यानी कि इन टर्म्स ऑफ सेल्स, लोन बुक साइज की बात की थी, तो सबसे बड़ा बैंक आ रहा था एसबीआई, लेकिन प्रॉफिट साइज में वो सेकंड हो जाता है। तो भले ही लोन बुक साइज में एचडीएफसी बैंक सेकंड रैंक पे था, लेकिन प्रॉफिट साइज की अगर बात करें तो फर्स्ट रैंक पे आ जाता है और सबसे बड़ी उसकी प्रॉफिट साइज है। तो ये आपको दिखाता है कि भले ही लोन बुक साइज में एसबीआई आगे है एचडीएफसी बैंक से, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर से अगर चेक करें तो सबसे अच्छी बैंक एचडीएफसी बैंक है। अगली क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स है इनकी एडवांसेस की कैगर, यानी कि एडवांसेस का मतलब है कि लोन्स जो ये बैंक देते हैं उनकी कैगर ग्रोथ क्या रही है, उनकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या रही है ओवर द लास्ट 10 इयर्स। तो 10 सालों की कैगर रेट अगर कंपेयर करें तो लोन बुक साइज की ग्रोथ में सबसे बड़ी ग्रोथ आई है कोटक महिंद्रा बैंक में। यहाँ पे 21.9% की बहुत स्टुपेंडस ग्रोथ है, कैगर रेट बहुत सुपरलेटिव है। फर्स्ट रैंक कोटक महिंद्रा बैंक की आती है, उसको 5 स्कोर दिए जाते हैं। सेकेंड रैंक पे आता है एचडीएफसी बैंक, इसकी भी एडवांसेस की कैगर रेट बहुत सुपरलेटिव है। 20% से ऊपर की कैगर रेट मैं सुपरलेटिव मानूंगा। इतना आसान नहीं है अपनी कैगर रेट को इतना मेंटेन करना ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 इयर्स। तो 10 सालों की कैगर रेट भी देखें तो भी एचडीएफसी बैंक की एडवांसेस की कैगर, यानी कि लोन बुक साइज की कैगर 20% से ऊपर है, विच इज एक्सेप्शनल। तो उसको सेकेंड रैंक दी जाती है और उसकी स्कोर 4 है। उसके बाद नंबर आता है एसबीआई का, फिर आईसीआईसीआई बैंक और लास्ट रैंक आता है एक्सिस बैंक का, तो उसकी स्कोर 1 है। फिर उसी तरह एडवांसेस की तो हमने बात कर ली, लेकिन ये बात करनी पड़ेगी कि प्रॉफिट किसकी ज्यादा बढ़ रही है, किसके प्रॉफिट्स ज्यादा रेट से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी कोटक महिंद्रा बैंक आउटस्कोर करता है बाकी सारे बैंक्स को, उसकी रैंक 1 है और उसकी स्कोर 5 है।
सेकंड रैंक पे यहाँ पे भी बहुत क्लोज कॉम्पिटिटर है एचडीएफसी बैंक। इसकी भी नंबर बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत अच्छी नंबर 21% की ऑलमोस्ट कैगर है, प्रॉफिट की कैगर विच इज एक्सेप्शनल। उसकी रैंक सेकंड आती है और उसको 4 की स्कोर दी जाती है। फिर थर्ड रैंक पे एक्सिस बैंक आता है, यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है इसकी रिजल्ट्स में। उसके बाद नंबर आता है एसबीआई का और फाइनली आईसीआईसीआई बैंक के प्रॉफिट नंबर्स आते हैं। उसकी प्रॉफिट की कैगर भी यहाँ पे वीकेस्ट है इन पांचों बैंक्स में और उसको 1 की स्कोर दी जाती है। फिर ईपीएस की कैगर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमने अर्निंग्स पर शेयर की बात की है, एक जो वीडियो मैंने बनाई थी मार्केट टाइमिंग फॉर गुड स्टॉक्स, उसमें हमने बात की थी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स होता है स्टॉक प्राइस की कैगर का, स्टॉक प्राइस के ग्रोथ का, वो होती है अर्निंग्स की ग्रोथ, ईपीएस की ग्रोथ। ईपीएस की कैगर क्या रही है, तो आप देख सकते हैं उस पैरामीटर पे सबसे अच्छा बैंक यहाँ पे जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है एचडीएफसी बैंक। 22.4% की ईपीएस कैगर है विच इज एक्सेप्शनल, नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्सेप्शनल। सेकंड रैंक पे कोटक महिंद्रा बैंक आता है, थर्ड रैंक पे आईसीआईसीआई बैंक आता है, फिर एसबीआई और फिर फाइनली नेगेटिव की ईपीएस कैगर है एक्सिस बैंक की। तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग मुझे दिख रहा है। कम से कम करंट नंबर्स पे एक्सिस बैंक में जो ईपीएस की कैगर है बहुत बुरी है, उसकी 5th रैंक है और नेगेटिव ईपीएस कैगर है विच इज नॉट ए गुड थिंग। तो उसको 5th रैंक दी जाती है और उसकी स्कोर 1 है और सबसे अच्छा परफॉर्मर है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर बात करें तो ये जितना स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा होगा, वो बैंक उसकी फाइनेंशियल हेल्थ उतनी अच्छी होगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये होता है क्योंकि आप समझते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री लोन्स पे काम करती है, यही इनका मेन बिजनेस है कि हम आप जैसे डिपॉजिटर से पैसा ये डिपॉजिट करती है, हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट देती है, लेकिन जो लोग भी इनसे लोन लेने आते हैं उनको कहीं ज्यादा इंटरेस्ट पे ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। और इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है यही इनकी प्रॉफिट होती है और उस डिफरेंस को कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो अगर बैंक्स की बात करें, बैंकिंग बिजनेस की बात करें, तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा क्योंकि बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ उतनी अच्छी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 रैंक पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक, 3.9% की बहुत सॉलिड नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। सेकंड रैंक पे बहुत ही क्लोज कंपटीशन देता है एचडीएफसी बैंक, 3.8% की इसकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। थर्ड रैंक पे है आईसीआईसीआई बैंक, फिर एक्सिस बैंक और फाइनली एसबीआई। एसबीआई में आपको पता है कि चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तो ज्यादा काम करते नहीं, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है तो इनकी फोकस ज्यादा गवर्नमेंट के स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में होती है, प्रॉफिट्स पे ज्यादा ये फोकस नहीं करते, उतने ज्यादा फोकस नहीं करते, इसलिए इनकी एनपीए भी थोड़ी बहुत हाई रहती है। तो इसलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन के पैरामीटर पे आप देख सकते हैं एसबीआई लास्ट रैंक पे आता है, उसको 1 की स्कोर मिलती है और फर्स्ट रैंक पे जैसा हमने बात की कोटक महिंद्रा बैंक आता है, उसको 5 की स्कोर मिलती है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसीआई बैंक और फिर एक्सिस बैंक। फिर फाइनेंशियल रेशियो की बात करते हैं और यहाँ पे हम आरओसीई को चेक नहीं करेंगे क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उन सेक्टर्स में ज्यादा रेलेवेंट होता है, एप्लीकेबल होता है जो कि कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। लेकिन बैंक्स की, बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहां पे पैसों का ही लेन देन है, पैसों का ही काम है, तो वहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता है, वहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जब हम बैंक्स की बात करेंगे या एनबीएफसी की बात करेंगे, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो लेंडिंग और बोरोइंग का काम करते हैं, उन सारे इंडस्ट्रीज में आरओई को प्रेफरेंस दिया जाएगा, आरओई को चेक करना बेहतर रहेगा। तो आप देख सकते हैं इन सारे पांचों स्ट्रॉन्ग बैंक्स में सबसे बेहतरीन जो आरओई है वो है एचडीएफसी बैंक की, 16.4% की बहुत स्ट्रॉन्ग आरओई है। सेकंड रैंक पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक 13.1% की आरओई के साथ। उसके बाद नंबर आता है आईसीआईसीआई बैंक का, फिर एक्सिस बैंक और फाइनली एसबीआई यहाँ पे भी 5th रैंक पे आती है और उसको 1 की स्कोर दी जाती है। एचडीएफसी बैंक को 5 की स्कोर दी जाती है अकॉर्डिंगली। फिर हम बात करते हैं कासा रेशियो की। कासा क्या होता है? करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट पे आपको पता है कोई इंटरेस्ट नहीं देती है बैंक्स, और सेविंग्स अकाउंट पे 2.5%, 3%, 3.5% की इंटरेस्ट मिलती है हमारे जैसे डिपॉजिटर्स को, राइट। तो चूंकि ये जो रेशियो होता है ये बैंक्स के लिए बहुत गोल्ड माइन की तरह होता है क्योंकि इन सारे अकाउंट्स पे ज्यादा इंटरेस्ट इनको पे करना ही नहीं पड़ता है। तो ये अकाउंट्स इनके लिए बहुत लो कॉस्ट डिपॉजिट की तरह काम आते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इन सारे बैंक्स को कासा अकाउंट्स पे। जैसा आपको पता होगा जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो कम से कम आपको 5%, 5.5%, 6% की इंटरेस्ट मिलती है, लेकिन करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट पे आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलती है। तो बैंक्स के लिए दोज आर द गोल्ड माइंस। बैंक्स के लिए सबसे अच्छा होगा कि जितनी ज्यादा कासा रेशियो होगी, यानी कि टोटल उनके जो अकाउंट्स हैं, टोटल जो बैंक के अंदर डिपॉजिट्स हैं, उनमें से कितनी डिपॉजिट्स कासा में, तो ये रेशियो जितना ज्यादा होगा बैंक्स के लिए उतना अच्छा होगा क्योंकि उनको लो कॉस्ट डिपॉजिट्स मिलते जाते हैं और वो अच्छी नेट इंटरेस्ट मार्जिन अपनी क्रिएट कर सकते हैं अगर उनकी लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होती है। तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा बैंक्स के हिसाब से उतना अच्छा। हम जैसे डिपॉजिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं है क्योंकि हमें कम इंटरेस्ट मिलती है कासा पे, लेकिन बैंक्स के हिसाब से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कासा रेशियो जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बेहतरीन जो कासा रेशियो है वो है कोटक महिंद्रा बैंक की, 56.2% की एक्सेप्शनल कासा रेशियो है और उसको 5 की स्कोर मिलती है।
दूसरे नंबर पे आता है आईसीआईसीआई बैंक, उसको 4 की स्कोर मिलती है। थर्ड रैंक पे आता है एसबीआई और उसको 3 की स्कोर मिलती है। उसके बाद नंबर आता है एचडीएफसी बैंक और फाइनली एक्सिस बैंक का। तो उस हिसाब से आप स्कोरिंग देख सकते हैं। 5 की स्कोर मिली है कोटक महिंद्रा बैंक को, फिर एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। फिर ग्रॉस एनपीएस की बात करें, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। एनपीएस का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये नंबर जितनी कम होगी उतना अच्छा, क्योंकि बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को उतना कम असर पड़ेगा, उतना कम इंपैक्ट पड़ेगा अगर एनपीएस कम है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं सबसे कम नंबर आता है ग्रॉस एनपीए का एचडीएफसी बैंक के लिए 1.3% की, बहुत कम। यानी कि इंडस्ट्री लीडिंग आप अगर खोजेंगे तो इससे ज्यादा अच्छी नंबर आपको नहीं दिखेगी। वन ऑफ द लोएस्ट ग्रॉस एनपीएज इन द होल बैंकिंग इंडस्ट्री वो है एचडीएफसी बैंक की। सेकंड पोजीशन पे नंबर आता है आईसीआईसीआई बैंक का, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और सबसे ज्यादा जो ग्रॉस एनपीएस है वो है एसबीआई की। जैसे हमने वीडियो के पहले में भी बात की, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे उतना ज्यादा फोकस नहीं होता है, ये ज्यादा फोकस करते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में। तो इसमें कभी कभी इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है उसमें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है, थोड़ा लॉस बेयर करना पड़ता है ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक को। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक से अगर कंपेयर करें, स्पेशली एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से, तो एसबीआई के ग्रॉस एनपीएस के नंबर्स बहुत ज्यादा है। फिर प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करते हैं। जैसे हमने रिलैक्सो और बाटा की वीडियो में भी बात की थी, जितनी ज्यादा प्रोमोटर और इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स होगी उसमें यह समझ में आता है कि प्रोमोटर होल्डिंग अगर ज्यादा है तो उनकी ज्यादा स्किन इन द गेम है, वो उतना ज्यादा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करेंगे, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर जब अच्छे आएंगे, वो अच्छा डिविडेंड पे करेंगे, तो सबसे ज्यादा फायदे प्रोमोटर्स को ही होने वाले हैं। उनकी कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी, उनके डिविडेंड्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो ओवरऑल उनकी स्किन इन द गेम ज्यादा होती है, उनकी मोटिवेशन हायर होती है टू कीप परफॉर्मिंग वेल। और इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग जब ज्यादा होती है, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, उसमें एफआईआई भी आ गए, डीआईआई भी आ गए, तो उनकी जब इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज्यादा होती है तो ये एक इंश्योर करता है, एक रीजनेबली हाई कन्विक्शन देता है कि उस कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छी होगी, बिजनेस की फोकस अच्छी होगी। तो इन सभी चीजों की एक रीजनेबल गारंटी आपको मिलती है। वैसे तो गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन फिर भी एक रीजनेबल आपको गेस करने में बनता है कि इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग जितनी ज्यादा होगी और प्रोमोटर्स की होल्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस उतना अच्छा होगा, फ्रॉड्स और स्कैम्स वगैरह की पॉसिबिलिटी उतनी कम होगी। तो सबसे ज्यादा अगर प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा होल्डिंग है एसबीआई में। एसबीआई में 92.5% की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। प्रोमोटर तो इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, और प्लस इसमें एफआईआई और डीआई की काफी अच्छी होल्डिंग है, जिसके कारण इसकी नंबर बहुत हाई है। सेकंड रैंक पे आता है आईसीआईसीआई बैंक, फॉलोड बाय एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो सबसे लो प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 84% की कोटक महिंद्रा बैंक में है। हालांकि ये नंबर भी बहुत हाई है, 80% से ऊपर की प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। 90% से ऊपर हो तो एक्सेप्शनल है। लेकिन इन सभी बैंक्स की अगर आप ओवरऑल होल्डिंग की बात करें तो काफी अच्छी साउंड प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है इन सभी बैंक्स में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एज फार एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट गोज, ऑल ऑफ दीज बैंक्स सीम वेरी वेरी साउंड। तो उसी हिसाब से आपको रैंकिंग यहाँ पे दिख रही है और स्कोर्स दिख रहे हैं। सबसे अच्छी रैंक मिली है एसबीआई को और उसके 5 की स्कोर मिलती है। फिर नंबर आता है आईसीआईसीआई बैंक का, फिर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और फाइनली कोटक महिंद्रा बैंक। वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी रेशियो नहीं बल्कि पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। जब हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, और केवल बैंकिंग ही नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड यानी कि लेंडिंग बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जो कंपनीज होंगी, कोई भी जो सेक्टर्स होंगे, उनकी वैल्यूएशन पीबी रेशियो पर करना ज्यादा रेलेवेंट मुझे दिखता है, क्योंकि इनकी जो लोन बुक ग्रोथ रहती है वो इनके रिटर्न रेशियोज, स्पेशली अगर आरओई की बात करें तो उससे हायर होती है। ये बहुत ग्रोइंग बिजनेसेस होती हैं, काफी इनकी लेंडिंग की बिजनेस अच्छी चल रही होती है। तो जब भी लोन बुक ग्रोथ आरओई की वैल्यू से ज्यादा हो तो हमें पीबी रेशियो पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कंपेयर टू पीई रेशियो। तो अगर प्राइस टू बुक की वैल्यूएशन मैट्रिक पे कंपेयर करें इन पांचों बैंक्स को, तो सबसे बेहतरीन वैल्यूएशन आती है एसबीआई की, 0.84 की प्राइस टू बुक वैल्यू है एसबीआई की। उसके बाद नंबर आता है एक्सिस बैंक का, फिर आईसीआईसीआई बैंक, फिर एचडीएफसी बैंक, और सबसे हाईली वैल्यूड इन पांचों बैंक्स में अगर कंपेयर करें तो सबसे हाईली वैल्यूड स्टॉक कौन सा है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। 5.11 की बहुत हाई वैल्यूएशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू। तो उस हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक की 5th रैंक आती है और उसको स्कोर 1 की मिलती है। और सबसे बेहतरीन रैंक चूंकि वैल्यूएशन के मैट्रिक पे एसबीआई का था तो उसको 1st रैंक मिलती है और 5 की स्कोर दी जाती है। फिर सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है इन्वेस्टर्स के लिए कि स्टॉक प्राइस की कैगर क्या रही है। हालांकि इसकी जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो होती है ईपीएस की कंपाउंडिंग, अर्निंग्स की कंपाउंडिंग, प्रॉफिट की कंपाउंडिंग। लेकिन इवेंचुअली आपके लिए और हमारे लिए मैटर क्या करता है एज इन्वेस्टर्स, स्टॉक प्राइस की कैगर क्या रही है। तो इन सारे स्टॉक्स की अगर स्टॉक प्राइस की कैगर को कंपेयर करें तो सबसे बेहतरीन रैंक आती है कोटक महिंद्रा बैंक की,
24.4% की एक्सेप्शनल कैगर दी है। इसने 10 सालों की कैगर यहाँ पे दिखाई गई है। तो 10 सालों में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट स्टॉक प्राइस की रही है कोटक महिंद्रा बैंक की 24.4% की एक्सेप्शनल नंबर, और उसको 5 की स्कोर दी जाती है। उसके बाद नंबर आता है एचडीएफसी बैंक का। हम अक्सर बात करते हैं कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में वन ऑफ द वेरी फ्रीक्वेंट मेंशंस रहती है एचडीएफसी बैंक की। ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में भी कंसिस्टेंटली आने वाला उस लिस्ट में एक स्टॉक रहता है एचडीएफसी बैंक फॉर श्योर। तो उसकी कंसिस्टेंसी का भी एक उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। 21.4% की बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक प्राइस कैगर रही है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो उसको सेकंड रैंक दी जाती है और 4 की स्कोर दी जाती है। थर्ड रैंक आता है आईसीआईसीआई बैंक का, फॉलोड बाय एक्सिस बैंक, और फाइनली जो फिफ्थ रैंक आती है, जो स्टॉक लास्ट में आता है, वो है एसबीआई का, और उसको 1 की स्कोर दी जाती है। तो दोस्तों इन सारे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पे एक होलिस्टिक एनालिसिस करने के बाद जो सबसे अच्छी रैंक आती है, सबसे अच्छा एग्रीगेट स्कोर आता है, वो आता है एचडीएफसी बैंक का। 78.5% की एग्रीगेट परसेंट स्कोर के साथ सबसे पहला रैंक आता है एचडीएफसी बैंक का, फॉलोड बाय कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, और फाइनली रैंक आती है एक्सिस बैंक की। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने कंसिडर किए हैं, एक होलिस्टिक एनालिसिस करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये केवल एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसमें केवल नंबर्स को हमने कंपेयर किया इन सारे पांचों स्टॉक्स की। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ साथ आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी कंपेयर करने चाहिए, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। और उसकी डिस्कशन हम इन सारे स्टॉक की जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तो इन सारे स्टॉक्स और इन सारे कंपनीज और बिजनेसेस की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसमें हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। और इन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इन दोनों चीजों को साथ में लेके एक होलिस्टिक पिक्चर बना के, एक बैलेंस्ड व्यू बना के आपको एक आइडिया लग सकता है कि इन सारे बैंक्स में से कौन कौन से बैंक्स आप चुन सकते हो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, कौन कौन से बैंक्स आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो कंपैरिजन एनालिसिस की हमने, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने की कोशिश की, क्वांटिटेटिवली इन सारे स्टॉक्स को एनालाइज करके उनके पैरामीटर्स को एसेस करने की कोशिश की, इन सारी डिस्कशन से आपको फायदा मिलेगा और ये सारी एनालिसिस आपके लिए यूजफुल इनपुट्स की तरह काम करेंगे इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।